गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनकम टैक्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10। ओके, इससे पहले हमने 15 एग्जाम्पशन इनकम कर चुके थे, जो कि हमने बहुत अच्छे से क्लियर भी की थी और लास्ट में रिवीजन भी करी थी। ओके, और आप सबको अच्छे से याद भी हो गई होंगी और नोट डाउन भी कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देख कर आओ और उसको अच्छे से लर्न करके तब ये वीडियो देखना। अभी यहीं पर इसको स्टॉप कर दो, आगे तभी देखना जब पहले वाली वीडियो अच्छे से आपको 15 जो एग्जाम्शन जो भी इनकम थी वो लर्न आपको बहुत अच्छे से हो जाए, तब आप आगे जाना। ठीक है, चलें आगे। और वही बात देखो, हमें पता है डिडक्शन और एग्जाम्शन में डिफरेंस होता है, तो आपको ये भी बात क्लियर करनी है। डिडक्शन क्या होता है, जब आप जीटीआई में ग्रोस टोटल इनकम में उसको ऐड करने के बाद डिडक्ट करते हो, उसको डिडक्शन बोलते हैं। और एग्जाम्प्टेड इनकम वो होती है जिसमें आप एग्जाम्प्टेड इनकम को जीटीआई में इंक्लूड ही नहीं करते। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पर्टिकुलर हेड की जहाँ पर वो इनकम आ रही है वहीं पर एग्जाम्प्टेड शो कर देते हैं। वो जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब करेंगे उसको। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब पहले वाली एग्जाम्शन करेंगे आज की, वो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 किससे रिलेटेड है? द कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन अर्न बाय एन इंडिविजुअल। मीनिंग एक इंडिविजुअल ने कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को अर्न किया है। कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का मीनिंग होता है इकट्ठी। ठीक है, आपकी लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तो लास्ट में आपको एक कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल वो पेंशन रिसीव करता है तो उसको अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A में एग्जाम्प्टेड इनकम उस इनकम को माना जाएगा। बाकी डिटेल में हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें समझ में आएगा कितनी वैल्यू को एग्जाम्प्टेड माना जाएगा, पूरी को या कितनी को। बट अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पेंशन कम्प्यूटेड वैल्यू वाली पेंशन का सेक्शन कौन सा है, तो आपको लर्न करना है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A इज रिलेटेड टू कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो कि आपकी एग्जाम्प्टेड इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लर्न हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A इज रिलेटेड टू कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन अर्न बाय एन इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA इज रिलेटेड टू एनी अमाउंट अर्नड किसके द्वारा? एनकैशमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मीनिंग जब आप रिटायर होते हो तो उससे पहले क्या होता है कि आपने बहुत सारी आपकी ऐसी छुट्टियां होंगी जो आपने अवेल नहीं की। समझ में आया? तो कई बार क्या होता है कि मीनिंग आप छुट्टी आप ले सकते हो बट आप नहीं लेते हो। ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो आपको उन छुट्टियों के बदले में कुछ पैसे देती है। ठीक है, तो वो जो पैसे वो दे रही है, जो अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, किसके बदले में? एनकैशमेंट ऑफ लीव। जो आपने छुट्टियां नहीं ली उनके बदले में आपको कैश मिल रहा है। तो जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। और किस सेक्शन के अंडर नहीं देना पड़ता? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत ही आसान है ना। दोनों सेक्शन लर्न हो गए, सेक्शन 10A और सेक्शन 10AA। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 10B। ये कह रहा है कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स ड्यू टू रिलोकेशन। मीनिंग हमने वर्कर्स को रीलोकेट किया है। अगर हम वर्कर्स को पहले कहीं और काम करा रहे थे और अब हमने उनको रीलोकेट कर दिया, मीनिंग किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, हो सकता है वहाँ पर उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो डेली के खर्चे वर्चे हैं, जो भी कुछ है वो अलग आ जाए। इस वजह से उनको कंपनसेट करने के लिए हमने उनको कंपनसेशन पे किया है। तो अगर वो वर्कर या कोई भी वो वर्कर ही है ना, यस वर्कर्स, वो कंपनसेशन रिसीव कर रहा है तो वो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंडर उसको टैक्स देने का उस पर कोई अधिकार नहीं है। मीनिंग वो नहीं पे करेगा, उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BB। जैसे 10A था, 10AA था, वैसे ही 10B है। और अब आता है 10BB। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? एनी रेमिटेंस ऑब्टेन्ड एज पर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर
एक्ट 1985। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1985 में। वहाँ से अगर किसी को कुछ भी वहाँ से भेजा जाता, कोई भी उनको कुछ भी रिसीव होता है, तो उनका अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल बी के अंडर उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ पर आप भोपाल से याद रखना, भोपाल, और इतना डबल डबल बैंड बज गया उनका, ऐसे करके याद रख लेना 10 10 डबल बी। ओके, भोपाल भोपाल तो लर्न हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 बी सी, एनी कंपनसेशन ऑब्टेन इन द इवेंट ऑफ अ डिजास्टर। देखो, अगर बी बी है, अगर डबल बी है तो भोपाल वाली बात आई है। अगर बी बी की जगह बी सी है, बी सी समझ रहे हो, अगर बी सी है तो वो कोई भी डिजास्टर वगैरह हुआ है और वहाँ से इवेंट ऑफ डिजास्टर, वहाँ डिजास्टर हुआ है और उन लोगों को उनके डिजास्टर के बदले में कुछ कंपनसेशन रिसीव हुआ है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी इनकम। तो आपको ये पूरे के पूरे 5 के 5 सेक्शन आपको लर्न हो गए होंगे, मुझे पता है आपको पक्का लर्न हो गए। एक बार फटाफट देखो, फटाफट, फिर मैं रिवीजन कराऊंगी। पहले में क्या था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए इज रिलेटेड टू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। 10 डबल ए में आपने छुट्टियां नहीं ली, एनकैशमेंट करा लिया रिटायरमेंट के टाइम, वो 10 बी इज रिलेटेड टू वर्कर्स को लोकेट कर दिया है, वहाँ से आपको कंपनसेशन मिला है, मतलब वर्कर्स को मिला है। 10 डबल बी में भोपाल गैस त्रासदी, और 10 बी सी में कोई भी डिजास्टर इवेंट हुआ है, वहाँ पर डिजास्टर हो गया है और इसकी वजह से उनको कंपनसेशन मिला है, तो वो क्या माना जाएगा, एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। अब रिवीजन करें। ओके, चलो शुरू करते हैं। बताओ पहले वाला सेक्शन क्या था, सेक्शन 10 ए। वेरी गुड। 10 ए इज रिलेटेड टू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, मीनिंग इसमें क्या था कि आपकी पेंशन इकट्ठी होकर आपको मिल रही है किसी भी इंडिविजुअल को, तो फिर वो उसकी क्या मानी जाएगी, एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 ए में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या था बताओ जल्दी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए। वेरी गुड। डबल ए में क्या था, एनकैशमेंट हो रही। डबल ए मतलब एक तो आपने घर का, अगर आप छुट्टियां नहीं लेते, छुट्टियां लेते तो आपको घर का काम करना पड़ता है, एक तो आपको घर का काम नहीं करना पड़ा, दूसरी बात जब आप रिटायर हुए तो आपको फायदा होगा, मीनिंग आपको डबल ए का फायदा। आप समझ में आई, 10 डबल ए। डन, पक्का लर्न हो गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है 10 बी। 10 बी मतलब वर्कर, अरे बी ग्रेड के वर्कर, बी ग्रेड के वर्कर, बी ग्रेड के वर्कर, मीनिंग वर्कर क्या हुआ, वर्कर को रीलोकेशन का कंपनसेशन रिसीव हुआ। और 10 डबल बी तो हमें पता है भोपाल गैस त्रासदी, बी बॉम्ब फट गया भोपाल में, ऐसे याद कर लो, ठीक है, बॉम्ब फट गया भोपाल में, तो बी बी राइट। और बी सी कंपनसेशन रिसीव हुआ, कोई भोपाल जैसी कोई और डिजास्टर वगैरह आ गया, ठीक है, तो एनी कंपनसेशन ऑब्टेन इन द इवेंट ऑफ अ डिजास्टर, ये लर्न हो गया हमारा। तो यहाँ तक पक्का याद हो गया आपको, पांचों के पांचों जो एग्जैम्प्टेड इनकम थी वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी। 10 सी इज रिलेटेड टू कंपनसेशन इन लीव ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम अ पीबीसी और एनी अदर फर्म। पीबीसी से, अरे यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है जब आपने वॉलंटरली रिटायरमेंट ली है, राइट, आपने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ली है और फिर भी आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी के अंडर क्या हो जाएगा, वो एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी वो इनकम। और याद रखना ये जितने भी मैं आज ये वाला जो 5 बता रही हूँ अभी, 10 सी से रिलेटेड, सी से डी से रिलेटेड 11 और 12, ये सारे के सारे आपके मोस्टली जो है वो सैलरी वाले चैप्टर में हम करेंगे। तो सैलरी वाले चैप्टर में उसको डिटेल से करेंगे, अभी आपको सिर्फ नाम लर्न करना है, सेक्शन के आगे नाम, कि ये हमारी एग्जैम्प्टेड इनकम है और इनका सेक्शन ये है, ठीक है। 10 सी याद हो गया, कंपनसेशन इन द लीव ऑफ रिटायरमेंट, और लीव ऑफ रिटायरमेंट वो वॉलंटरली रिटायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल सी। डबल सी क्या है, एनी इनकम रिसीव थ्रू टैक्सेशन ऑन परक्यूजिट, मीनिंग आपको कोई परक्यूजिट रिसीव हुई और उस परक्यूजिट पर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया। अब सोचो, एक बात ध्यान से सोचो कि आपके एम्प्लॉयर ने, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स पे करने के बाद अमाउंट दी है, तो क्या आप टैक्स दोगे? अगर आप दोगे तो आपके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं लग जाएगा, मीनिंग डबल टैक्स लग गया, ऐसा तो होता ही नहीं हमारे इंडिया के कानून में,
ठीक है, 1961 में ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप डबल डबल टैक्स दो। जब आपके एम्प्लॉयर ने आपकी परक्यूजिट पर टैक्स काट रखा है तो आपको अगर वो ऐसी परक्यूजिट रिसीव हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एग्जाम्प्टेड माना जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल सी में। ठीक है, समझ में आई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी। ये क्या कह रहा है? एनी अमाउंट एक्वायर्ड, एग्जाम्पल अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मीनिंग कोई भी अमाउंट अगर आपको रिसीव हो रही है लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से तो आपको उस अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। ये क्या कह रहा है? एनी अमाउंट रिसीव विया द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अगर कोई भी अमाउंट आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से रिसीव होती है तो वो आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में। और याद रखना, मैं पूरी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी कितनी लिमिट होगी क्या होगा वो सारा सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना लर्न करना है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में वो रिलेट करेगी आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से। समझ में आई बात? नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 इज रिलेटेड टू एनी अमाउंट रिसीव विया आर रिकॉग्नाइज और ऑथराइज फंड। एग्जाम्पल है रिकॉग्नाइज और ऑथराइज फंड। कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिसीव हो रही है, किसी ऑथराइज प्रोविडेंट फंड से रिसीव हो रही है, तो वो भी आपकी सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में आपकी एग्जाम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। कितनी अमाउंट मानी जाएगी वो रूल नंबर 8 में शेड्यूल 4 में जाके हम सैलरी वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना ये है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी इज रिलेटेड टू योर कंपनसेशन, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है। आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो तब मिल रहा है। डबल सी में आपके एम्प्लॉयर ने आपकी परक्यूजिट के ऊपर टैक्स पे कर रखा है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। 10 डी में क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल रहा है। 10-11 के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है और 10-12 के अंदर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है। तो अब लर्न कैसे करने हैं फिर रिवीजन करेंगे। फटाफट ध्यान से देखो, 10 सी है, 10 सी है। 10 सी में कैसे करेंगे? 10 सी मतलब मैं तो रिटायरमेंट ले गई सी, ठीक है, और वो भी वॉलंटरली सी। याद हो गया 10 सी? यस। 10 डबल सी जब भी मैं रिटायरमेंट मैंने लिया उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को परक्यूजिट भी दिया गया मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा और उस एम्प्लॉयर ने टैक्स पे करके दे दिया। तो 10 सी मैंने रिटायरमेंट ले ली सी लगाए जाओ पीछे, मैंने रिटायरमेंट ले ली सी। फिर क्या हुआ कि सी हो गया डबल सी और वहाँ से हमें क्या करा कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे परक्यूजिट पर टैक्स भर के दिया सी, तो सी हो गया याद, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 डी होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। धमाका उठ गया हमारी किसके ऊपर? हमारी लाइफ के ऊपर। धमाका धमाका, ठीक है। 11, 12, 13 तीनों को इकट्ठा याद करेंगे। 11 स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले स्टैट्यूटरी आएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। 12 में क्या आ जाएगा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और 13 तो अभी हमने किया ही नहीं है, 12 तक ही तो किया है। तो 11, 12, 11 में क्या आया? 11 में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और 12 में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब रिवाइज करो फटाफट। सबसे पहले वाला सेक्शन कौन सा था? यस बताओ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी। वेरी गुड। 10 सी रिटायरमेंट ली सी, और रिटायरमेंट कौन सी ली सी? वॉलंटरी रिटायरमेंट ली सी, ठीक है। दूसरा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल सी मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे टैक्स की पेमेंट कर दी सी, ठीक है, वो कर दी थी। ओके, उसके बाद सेक्शन 10, देखो मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं पंजाबी बोल नहीं रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ, मैं इस तरीके से लर्न करते हैं तो मैं अपने लर्निंग का तरीका बता रही हूँ, वो ही आप करो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी मतलब डामाडोल हो गया, हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है, डामाडोल हो गया, ठीक है। उसके बाद 11, 12, 11 सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 इज रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और 12 इज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। डन, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 10 सी मतलब
कि हमने रिटायरमेंट ले सी। डबल सी मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी पेमेंट कर दी सी टैक्स की। डी मतलब डामाडोल लाइफ इंश्योरेंस। 11 मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और 12 मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यस, चलो 5 और रह गए, फटाफट करते हैं। देखो ये आ गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 एनी पेमेंट रिसीव थ्रू आ सुपर एनुएशन फंड। 11 में क्या था? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। 12 में था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और 13 में क्या आ गया? सुपर एनुएशन फंड। याद हो गया? 11 12 13। 13 इज रिलेटेड टू एनी पेमेंट रिसीव थ्रू सुपर एनुएशन फंड। 13 सुपर, सुपरमैन 13, सुपरमैन 13। यस। उसके बाद आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A HRA। ये तो बहुत आसान है, आपको लर्न हो जाएगा ये तो पक्का। बेशक मत करो अभी, सैलरी वाले चैप्टर में 1 मिनट में याद हो जाएगा। HRA जब आप हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा, पता है उसमें क्या होता है? मान लीजिए आपको HRA रिसीव हो गया। एक तो आप देखते हो HRA आपको रिसीव कितना हुआ, ठीक है। दूसरा आप देखते हो जो आपने रेंट पे किया ना, उसमें से आप 10% सैलरी माइनस कर दोगे, वो अमाउंट। और तीसरी देखते हो 40% ऑफ सैलरी या फिर 50%, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो 50%। तीनों में से जो कम होगा ना, उसकी आपकी एग्जाम्पशन मिलती है, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं। तो वो हम करेंगे सैलरी वाले चैप्टर में, अभी टेंशन मत लो। अभी तो आपको लर्न भी नहीं करना। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 मत याद करो, इसको छोड़ दो। HRA को भी छोड़ दो और तभी तो आपको लर्न हो गया, आप पक्का याद हो गया। HRA को भी कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे ना। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 बिल्कुल पक्का याद हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्या बोलता है? ये क्या बोला बताओ? सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 कहता है अलाउंसेस यूटिलाइज टू मीट बिजनेस एक्सपेंसेस। ओके, मीनिंग आपने क्या किया? अपने मोबाइल फोन से अपने कस्टमर को कॉल की, तो ये एक्सपेंसेस कौन भुगतेगा? ये एक्सपेंसेस आपका एम्प्लॉयर भुगतेगा। तो आपके एम्प्लॉयर ने हर महीने 3000 रुपये आपके अकाउंट में डलवा दिए कि ये आपके फोन का खर्चा है भाई, सुन, ठीक है। तो क्या हुआ ये कि आपने पूरे 3000 के 3000 रुपये बिजनेस के एक्सपेंसेस में मीट आउट कर दिए। तो अब आपको उस अलाउंस पर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 is related to your allowances utilized to meet business expenses। 14 मतलब पौधा, मतलब पूरा का पूरा कर दिया काम तमाम, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्या कहता है? इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ये फिर आ गया। अरे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, बट वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो हमने नॉन रेजिडेंट का केस पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। कौन सा पढ़ा था? नॉन रेजिडेंट का केस, जो हमने 10 सबसेक्शन 4B पढ़ा था। लेकिन ये कौन सा है आपका? ये आपका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बारे में बात ही नहीं कही गई। इसके अंदर तो क्या बोल रहा है कि इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम रिसीव हो रही है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं देना भाई? सुनो मेरी बात। जब आपने लोन लिया होगा, आपने लोन लिया तो लोन की अमाउंट आपकी डिडक्ट हो गई होगी क्योंकि वो आपने लिया, पर उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जब आपने वहाँ टैक्स पर पे कर दिया तो किसी ने तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स पेमेंट कर दी ना, किसी को तो वो रिसीव हो रहा है ना, किसी ने उस पर कर दी तो आपको तो वो रिसीव हो रहा है। इसका मतलब जो सामने वाले ने वो इंटरेस्ट दिया है उसने टैक्स काट कर दिया है, इसलिए आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर वो टैक्स नहीं कटेगा, इसलिए वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। यहाँ पर क्लियर हुई बात? बिल्कुल आसान थी ना? यस। नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 15A ये क्या बोलता है? सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। कह रहा है इनकम रिसीव बाय एन इंडियन फर्म थ्रू द लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ फॉरेन फर्म और गवर्नमेंट। मीनिंग इनकम रिसीव हो रही है इंडियन फर्म के द्वारा। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने फॉरेन फर्म को फ्रॉम अ फॉरेन फर्म से उसने एयरक्राफ्ट वगैरह को उस पे लीज वगैरह पे दे दिया और वहाँ से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो आपको अंडर सेक्शन 1015A में टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी इनकम एग्जैम्प्टेड मानी जाएगी। क्लियर है?
ओके अब एक बार फटाफट विजुलाइज करो, फिर रिवीजन करेंगे। सेक्शन 10(13) इज रिलेटेड टू 11, 12, 13। 11 इज रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, 12 इज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 13 इज रिलेटेड टू 13 सुपरमैन सुपर एनुएशन फंड। ओके 13 है, याद नहीं करना, याद रह जाएगा, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ओके 13A HRA, 13A HRA। ओके सेक्शन 10(14) क्या होगा? 14 मतलब 14, 14 में क्या किया आपने? 14 पौधा कर दिया, मीनिंग सारे के सारे एक्सपेंसेस यूटिलाइज कर दिए। अब यूटिलाइज कैसे किए बताना एक बार, कैसे यूटिलाइज किए? आपने सारे टेलीफोन पर 3,000 आपके एम्प्लॉयर ने दिए थे, आपने सारे के सारे लगा दिए। अब अगर वो सारे के सारे लगा दिए तो क्या माना जाएगा? आपकी एग्जाम्प्टेड मानी जाएगी। और लास्ट नहीं, 2 और रह गए थे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 इज रिलेटेड टू कि अगर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट अगर आपको रिसीव हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जिसने वो दिया ना आपको इंटरेस्ट, उसने पहले ही ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद लास्ट था 15A था ना, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15A। वो क्या कह रहा था? वो क्या कह रहा था कि अगर आपने लीज पर दिया है एयरक्राफ्ट वगैरह किसी फॉरेन फर्म या गवर्नमेंट को, तो वहाँ से अगर इंडियन फर्म कुछ रिसीव कर रही है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। डन? ओके तो आपने ये इतने अच्छे से कर लिया, सारा आपको लर्न भी हो गया बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से टिप्स पर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मुझे 11 ही बताओ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 क्या था? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वेरी गुड। सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 इज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और सेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 13 इज रिलेटेड टू सुपर एनुएशन फंड, वेरी गुड। और 13A 13A तो आपको याद ही नहीं करना, वो कौन सा था? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। HRA हाउस रेंट अलाउंस, वेरी गुड। उसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 इज रिलेटेड टू, बताओ, 14 पौधा मतलब पूरा कर गए काम, बिजनेस एक्सपेंसेस सारे मीट आउट कर दिए, जितनी अलाउंस हमने मिली थी अगर सारी यूटिलाइज कर दी तो हमें क्या मिलेगा? हमें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है मीनिंग इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको इनकम रिसीव हुई है, तो उस पर आपको टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बताओ लास्ट पॉइंट क्या था? सेक्शन 10 सबसेक्शन 15A इज रिलेटेड टू कि आपने ना लीज पर दिया था कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह किसी भी फॉरेन फर्म या गवर्नमेंट को, तो फिर वहाँ से आपको इनकम रिसीव हो रही है, तो फिर क्या मानी जाएगी? वो एग्जैम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। यस ओके तो आई होप आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया है, और हम आगे भी इसी तरीके से करेंगे, मीनिंग जब तक हमारी एग्जैम्प्टेड इनकम चल रही है हम टिप्स पर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।